गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तब आज बहुत कम लोग आए हैं। आज पूजा वूजा मना रहे हैं सब घर में बैठ के। एमजेसी पार्ट 2 यूनिट 3 से हम लोग समूह टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। क्या, किस पे चर्चा करेंगे? समूह के बारे में पहले भी कुछ चर्चा हम ले चुके हैं, क्या क्या उसके कार्य है, क्या है, कैसे क्या है। तो समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप क्या होता है? मानव समूह कई प्रकार के होते हैं। मानव समूह कई प्रकार के होते हैं। समाजशास्त्रियों एवं समाज मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न कसौटियों के आधार पर मानव समूह को विभिन्न भागों में बांटा है। क्या है? बांटा है। कौन? मनोवैज्ञानिकों ने, समाज मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न कसौटियों के आधार पर, है ना, भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, दो होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह का वर्गीकरण कुली महोदय ने जो रिसर्च किया तो 1909 ईस्वी में इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत आवेष्टन और के आधार पर किया गया था। और प्राथमिकी समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसके सदस्यों के बीच आमने सामने का प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? आमने सामने का प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि प्राथमिक समूह को आमने सामने का समूह कहा जाता है। ठीक है। ऐसे समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति, प्यार आदि की भावना गहरी होती है। क्या होती है? सहयोग, सहानुभूति और क्या होता है? सहयोग, हाँ, प्यार आदि की भावना गहरी होती है। परिवार तथा खेलने का समूह प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है। परिवार तथा खेलने का समूह क्या है? आप कहीं खेल भी खेलते हैं, है ना, और उसमें जो ग्रुप बनता है वो भी आपको प्राथमिक समूह में आता है। क्या आता है? और घर परिवार भी क्या आता है? घर परिवार के जितने भी लोग होता है प्राथमिक समूह में आते हैं, है ना। तो कुली महोदय के शब्दों में कि प्राथमिक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, प्राथमिक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि प्राथमिक समूहों से मेरा मतलब उन समूहों से है जिनके सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की विशेषता पाई जाती है। प्राथमिक समूह का मतलब क्या होता है? मतलब एक घनिष्ठता संबंध है आपके साथ, जैसे पिता का बेटा के साथ, माता के साथ, भाई बहन के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है कि नहीं होता है। और उसके साथ साथ सहयोग की भी विशेषता पाई जाती है। कोई भी तरह का बात होगा तो तुरंत कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे समूह को क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्राथमिक समूहों से मेरा मतलब है कि जिसके सदस्यों में आमने सामने में घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की विशेषता पाई जाती है उसको प्राथमिक समूह कहते हैं। ऐसे समूह कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं। ऐसे समूह क्या होते हैं? हाँ, कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन मुख्यतः इस अर्थ में प्राथमिक होते हैं कि वे व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव एवं आदर्शों के निर्माण मौलिक में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सामाजिक स्वभाव तत्व एवं आदर्शों के निर्माण मौलिक में रूप में करते हैं, है ना। आपके आदर्श, आपका काम करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, कैसे आप किसी के साथ बोलिएगा, कैसे व्यवहार कीजिएगा, क्या काम करना है, आप क्यों जन्म लिए है, ये सारा चीज आपको क्या करें? परिवार से ही मिलता है ना। हाँ, तो वहीं से आपको मौलिक रूप में मिलता है ना। अन्य लोग जैसे इवांस महोदय ने 1978 में और हॉलैंडर महोदय ने 1967 में भी प्राथमिक समूह को इसी ढंग से प्रभाषित किया। समझ गए? प्राथमिक समूह के स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके बाह्य विशेषताओं तथा आंतरिक विशेषताओं का ध्यान देना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह को बाह्य विशेषता से तात्पर्य उन व्यवहार परक विशेषताओं से होता है जो इसके सदस्यों द्वारा किए गए अंतः क्रियाओं के में स्पष्ट रूप से देखा सकता है। ठीक है, इस समूह के
प्रमुख बाह्य विशेषताएं भी हैं। क्या है? बाह्य विशेषताएं भी है, और हम इस प्रकार से उसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि सदस्यों की कम संख्या होती है। क्या होती है? सदस्यों की, प्राथमिक समूह में क्या होता है ना, सदस्यों की कम संख्या होती है। प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या कम होती है क्योंकि इसका आकार प्रायः छोटा होता है ना। प्रायः इस तरह के समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 2, जैसे पति पत्नी का समूह, कभी कभी 10 से 12 तक की होती है। जैसा कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या मोटा मोटी 10 से 12 लगभग होती ही है। हम ही लोगों का है संयुक्त परिवार तो लगभग करीब 9 लोग थे, बाबूजी गुजर गए तो 8 लोगों का है ना। दूसरा पॉइंट है आमने सामने का संबंध। क्या है? हाँ, तो आमने सामने का संबंध का मतलब हुआ कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। क्या होता है? इस तरह का संबंध रहने पर लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और समझते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच इसी तरह का आमने सामने का संबंध होता है। ठीक है। अब है कि सदस्यों के बीच घनिष्ठता। क्या है? सदस्यों के बीच घनिष्ठता। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच सिर्फ आमने सामने का ही संबंध नहीं होता, बल्कि उसमें घनिष्ठता भी होती है। क्या होती है? हाँ, एक दूसरे के बीच इतना अधिक शारीरिक एवं मानसिक घनिष्ठ संबंध होता है। हम लोग के बीच में क्या होता है, जैसे पारिवारिक संबंध जहां होता है वहां क्या होता है कि इतना अधिक शारीरिक और मानसिक घनिष्ठ संबंध होता है, इन्हें एक दूसरे के लिए यदि अपनी जिंदगी को भी कुर्बान करना पड़े तो ऐसा करने में हिचकिचाहट नहीं समझते हैं। हाँ, हाल फिलहाल में हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति था, उसका जो है दोनों किडनी फेल हो गया। उसकी 5 बेटी ही थी, 4 या 5 बेटी ही थी। तो बड़ी बेटी जो है, बड़ी की मझली थी शायद, वो अपना किडनी दी वो, और पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र में किडनी डोनेट करने का रिकॉर्ड भी बन गया। बहुत कम उम्र की लड़की थी, उसको पूरा जिंदगी पड़ा हुआ था, लेकिन बोला कि नहीं, अपने पिताजी को किडनी दे करके डोनेट करके हम जान बचाएंगे। तो ये होता है परिवार का आमने सामने का संबंध, जो मर मिटने के लिए भी तैयार होते हैं, है ना। तो परिवार में जैसे मान के चलो कि ऐसा करने में हिचकिचाहट कुछ नहीं समझते हैं। परिवार में पिता के लिए पुत्र की कुर्बानी या पुत्र के लिए पिता की कुर्बानी इस घनिष्ठ संबंध का भी परिणाम है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि विशिष्ट प्रकार के संबंधों का अभाव। विशिष्ट प्रकार के संबंधों का अभाव प्राथमिक समूह के सदस्यों का एक सामान्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? सामान्य उद्देश्य होता है। आप प्राथमिक जो आपका समूह है, यानी कि आपका परिवार है, आपके पिता ने यहाँ भेजा है कुछ विशेष क्या करने के लिए, उद्देश्य से भेजे हैं, है ना। पढ़ाई करना है, अच्छा लेवल अचीव करना है, एक अच्छा आदमी बनना है ना। तो यहाँ क्या होता है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों का एक क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है ना, और जिसके कारण वे आपस में प्रायः मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, और किसी समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई सदस्य अपने विशेष उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य सदस्यों के साथ एक विशेष प्रकार के संबंध विकसित कर ले। ठीक है। अपेक्षाकृत, 5वां पॉइंट है कि अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व का गुण प्राथमिक समूहों के सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है। अतः इसका अस्तित्व अन्य प्रकार के समूहों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। और भी समूह की जो है घनिष्ठता या उसका जो टाइम ऑफ पीरियड उतना दिन का नहीं रहता है, लेकिन प्राथमिक समूह जो होता है, आपका माता पिता भाई बहन, इस सबका रिलेशन बहुत लंबा होता है ना, अस्थायी होता है। इस अस्थायी के गुण के कारण प्राथमिक समूह किसी भी विपत्ति में जल्दी बिखरता नहीं है, हमेशा एकजुट होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? 6वां पॉइंट है सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या है? सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्राथमिक समूहों के सदस्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक होती है, क्योंकि वे सभी एक ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत पाले और पोसे जाते हैं, है ना। सब एक ही सांस्कृतिक में, एक ही विचार में, एक ही
जाति में या एक ही वर्ग में पलते बढ़ते हैं, जिसके कारण सबको संस्कृति पृष्ठभूमि सबका एक ही होता है। अब है सीमित अभिरुचि। क्या है? प्राथमिक समूह के सदस्यों की अभिरुचि मूलतः समूह के सामान्य उद्देश्यों तथा एक दूसरे के हित तक ही सीमित होती है। क्या होती है? एक दूसरे के हित तक ही सीमित होती है। ऐसे समूह मतलब कि बहुत बृहत लेवल पे नहीं, बल्कि अपने परिवार लेवल पे ही सोचते हैं और परिवार लेवल को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राथमिक समूह में ऐसा देखा गया है। इन बाह्य विशेषताओं के अलावा प्राथमिक समूह की एक आंतरिक विशेषताएं भी होती है। क्या होती है? आंतरिक विशेषता से तात्पर्य सदस्यों के उन मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता। क्या है? बाहर से नहीं देखा जा सकता, परंतु जो सदस्यों के मन में उपज कर उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। प्रमुख आंतरिक विशेषताएं भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है सामान्य इच्छाएं एवं अभिरुचि। क्या है? एवं अभिरुचि, यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच कुछ सामान्य इच्छाएं होती है। क्या होती है? सामान्य इच्छाएं होती है और उनकी अभिरुचि भी करीब करीब एक ही होती है। अगर कोई कह रहा है कि पिताजी बिजनेस किए तो हम भी बिजनेस से करेंगे, है ना, या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो भी वो भी साथ साथ एक साथ करने की बात सोचते हैं, शायद यही कारण है कि वो एक घनिष्ठ संबंध भी होता है ना। अब संबंधों में सहजता। क्या है? प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है वह बिना किसी शर्त एवं बाहरी दबाव के स्वतः विकसित होता है। जैसे माँ का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्यार भरा होता है वह बिना किसी शर्त एवं बाहरी दबाव का होता है। ठीक है ना, वह सहज रूप से संपूर्ण होता है ना। व्यक्तिक संबंध। क्या है? तीसरा पॉइंट व्यक्तिक संबंध। तो व्यक्तिक संबंध में क्या है कि पर्सनल रिलेशनशिप होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल रिलेशनशिप। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच का संबंध व्यक्तिक होता है। क्या होता है? प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति हम लोगों का भावना होती है ना, हम लोगों की भावना होती है, अतः सदस्यों के बीच संबंध प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिक होता है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है सहयोग की तीव्र भावना। क्या है? तीव्र भावना। प्राथमिक समूह के बीच चूंकि घनिष्ठ संबंध होता है अतः इसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बहुत अधिक तीव्र होती है और स्वयं कष्ट उठाकर भी प्राथमिक समूह का एक सदस्य दूसरे सदस्य के किसी काम में सहयोग करने के लिए हिचकिचाता नहीं है। पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बेटे के लिए काम में पूर्ण सहयोग देता है क्योंकि वे दोनों एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट है एकता तथा सुरक्षा की भावना। क्या है? हाँ, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच एकता की भावना होती है, तीव्र होती है। एकता की भावना इसमें एक दूसरे की सुरक्षा देने का प्रेरणा भी प्रदान करती है। जब वे एक रहते हैं तो स्वयं ही वे काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है ना। और आवश्यकता पड़ने पर किसी दुश्मन या बाहरी ताकत का डट कर मुकाबला करते हैं। होता है ना, जब होता है बाप बेटा ये सब इकट्ठा होता है, भाई भैयारी, बाहर में कोई झंझट होता है तो कहता है हमारा घर की तरफ से 10 गो लाठी निकल गए, है ना। पहले 5-5 गो 10-10 तो बेटा बेटी सबको जन्म करता था कि जो है सो मेरा फौज एकदम मोटा रहे, है ना। ये मेंटलिटी पहले चलती थी। अब है संभावित अधिकतम नियंत्रण। क्या है? संभावित अधिकतम नियंत्रण। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे पर अपना अधिकतम नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? अधिकतम नियंत्रण, फोकस रखते हैं, है ना। और सभी सदस्य एक दूसरे को अपना ही आदमी समझते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे को अपना ही आदमी समझते हैं। फलतः प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि वह करेगा वही दूसरा सदस्य मानेगा, जो वह करेगा वही दूसरा सदस्य मानेगा भी, है ना। और जो वह करेगा दूसरा मानेगा। इसी तरह से नियंत्रण का हक समझकर माता पिता अपने बच्चों पर नियंत्रित रखते हैं, है ना। वे यह समझते हैं कि चूंकि हम इसके माता पिता हैं अतः हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा बाबू। 7वां पॉइंट है
सदस्यों के बीच का सदस्य अपने आप में साध्य होता है। क्या होता है? सदस्यों के बीच का संबंध अपने आप में एक साध्य होता है। तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच का संबंध ऐसा होता है कि जिसके सहारे किसी प्रकार के स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की जाती है। वह संबंध अपने आप में एक स्वार्थ रहित लक्ष्य होता है। माता पिता तथा बच्चों के बीच जो संबंध होता है वह अपने आप में एक स्वार्थ रहित लक्ष्य होता है। माँ कभी भी आज तक सबसे कहते पूरे दुनिया में आज के डेट में बिना सैलरी लिए नॉन स्टॉप अगर काम करती रहती है तो वो है माँ। आप 12 बजे आपने कहेगा मम्मी हमरा कहीं प्यास लगे है तो तुरंत उठ के पानी दे देगी। ऐसा कोई आज के डेट में कोई नौकर हायर कर लो, वो लाखों रुपया भी लेगा ना तो इतना तुमको 100% वर्क नहीं करेगा वो, है ना। तो वो एक डिवोसी इंसान होता है, वो एक समर्पण होता है, बिना स्वार्थ रहित के आपके प्रति हमेशा वो तत्पर रहते हैं कि नहीं मेरा बाल बच्चा सब खुशी खुशी सब कुछ सही रहे, मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत वही है ना। इसके सहारे किसी दूसरे के प्रति नहीं की जा सकती, है ना। अब है कि द्वितीय या गौण समूह क्या है? प्राथमिक समूह के ठीक विपरीत बराबर होता है, विपरीत के बराबर होता है। अतः इसके सदस्यों के प्राथमिक समूह के विपरीत गुण पाए जाते हैं। द्वितीय समूह के सदस्यों में आमने सामने का संबंध नहीं होता है। क्या होता है? आमने सामने का भैया संबंध नहीं होता है। इसमें व्यक्तिक आवेश भी कम होती है, इसके बीच घनिष्ठ संबंध भी नहीं होता है ना। ठीक उल्टा, न तो कोई प्रभावकारी सामान्य उद्देश्य होता है और सरकारी दफ्तर, फैक्ट्री, विश्वविद्यालय कर्मचारियों का द्वितीय समूह के उदाहरण है। यहाँ पर टीचर लोग हैं या कर्मचारी द्वितीय समूह के उदाहरण है, ये सब है ना। कोई किसी को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, कहेगा हम प्रिंसिपल को मानेंगे, आप लोगों को नहीं मान सकते, है ना। तो ये होता है एक द्वितीय समूह का, फैक्ट्री में काम करना, सरकारी दफ्तर में काम करना, ये सब द्वितीय समूह का ये उदाहरण है। हॉलैंडर महोदय ने 1967 में इन्होंने काफी रिसर्च किया। इन्होंने बताया कि द्वितीय समूह को इस प्रकार प्रभाषित किया कि द्वितीय समूह अवैयक्तिक होते हैं। क्या होता है? और इसके सदस्यों के बीच संविदात्मक संबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संविदात्मक। ऐसे समूहों के साथ तादात्म्य संस्थापित करना अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र एक साधन होता है। अब है लिंडरगन ने 1969 के अनुसार उन्होंने बताया है कि द्वितीयक समूह अधिक बराबर अवैयक्तिक समूह होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं। इसके सदस्यों के बीच औपचारिक अथवा संविदात्मक संबंध होते हैं। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि द्वितीय समूह के स्वरूप एवं उनकी विशेषताओं का अंदाजा होता है ना। स्पष्ट है कि द्वितीय समूह का स्वरूप प्राथमिक समूह के भिन्न होते हैं। क्या होता है? द्वितीय समूह का स्वरूप प्राथमिक समूह के सीधे भिन्न होता है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस पे हम लोग भी चर्चा करेंगे। बड़ा आकार क्या है? द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? काफी बड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती है ना। और इसका उदाहरण है किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों के समूह की लिया जा सकता है ना। और इसमें कर्मचारियों की संख्या जरूरत के हिसाब से भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है औपचारिक संबंध। क्या है? औपचारिक। ऐसे समूह के सदस्यों में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से औपचारिक ढंग से होता है, अर्थात नियम कानून के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के सदस्यों के संबंध को ही ले ले, विश्वविद्यालय के सदस्यों के संबंध को ही ले ले। यदि किसी किरानी को कुलपति से किसी समस्या पर उनको राय लेनी हो तो वह फाइल पर लिखकर विभागीय पदाधिकारी से पूछेंगे और रजिस्ट्रार तब कुलपति से पूछेंगे। स्पष्ट है कि एक किरानी का कुलपति के साथ संबंध कितना औपचारिक है ना। वो लिखित रूप में रजिस्ट्रार को भेजेंगे, रजिस्ट्रार फिर अपना कुलपति को भेजेंगे, तब उसके बाद उसको जवाब मिलेगा, है ना। तो ये कितना औपचारिक है संबंध पता चली गया। अप्रत्यक्ष संबंध क्या है? द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो आमने सामने के संपर्क के आधार पर नहीं बल्कि कुछ अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा होता है, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, सिनेमा आदि द्वारा होता है। उदाहरणार्थ
फिल्मी दुनिया के नायक एवं नायिकाओं के प्रशंसक समूह के सदस्यों के बीच के संबंध को हम ले सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में कभी देखा गया है कि सभी सदस्य अपने नायक या नायिकाओं को से सिर्फ पत्र व्यवहार द्वारा ही संपर्क कर पाते हैं या मोबाइल या अपना सोशल मीडिया के कारण भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं मिलने के लिए, पॉसिबल है? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसको ट्वीट कीजिए, इस सब के माध्यम से भी कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। अतः ये संबंध निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष संबंध का उदाहरण है ना। कभी कभी सदस्यों को अपने मनपसंद नायक या नायिका के आमने सामने भी संपर्क हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक आप अमिताभ बच्चन से मिल ले, हो सकता है आप धोनी से मिल ले, है ना, ऐसा हो सकता है, परंतु यह संबंध क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है। इसको कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं विकसित हो पाता है। चौथा है संविदात्मक संबंध। क्या है? संविदात्मक संबंध एक प्रकार का अवैयक्तिक संबंध होता है। क्या होता है? अवैयक्तिक संबंध होता है, और जिसमें एक सदस्य को दूसरे सदस्य के बारे में विस्तृत जानकारी देती है ना। एक सदस्य दूसरे सदस्य को सिर्फ सदस्य के रूप में ही जानता है। क्या है? एक सदस्य दूसरे सदस्य को सिर्फ सदस्य के रूप में ही जानता है। किसी सदस्य के व्यक्तिगत इतिहास जैसे रहन सहन, खान पान आदि के बारे में दूसरे सदस्य को कुछ भी पता नहीं होता है, और यदि होता भी है तो अत्यंत सीमित रूप में होता है। पांचवा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। क्या है? ऐसे समूहों का निर्माण किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के ख्याल से होता है। खास उद्देश्य की प्राप्ति से होता है। प्राथमिक समूह के समान यहां कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसका निर्माण ही किसी खास उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। यही कारण है किम्बल यंग ने अपने रिसर्च में 1962 ईस्वी में उसने बताया कि विशिष्ट स्वार्थ समूह कहा गया है। विशेष स्वार्थ समूह होने पर इस तरह का समूह प्रायः समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि द्वितीय समूह प्राथमिक समूह की अपेक्षा कम टिकाऊ होता है। द्वितीय समूह प्राथमिक समूह के अपेक्षा कम टिकाऊ होते हैं, है ना। और क्या होता है कि प्राय देखा गया है कि उद्देश्य प्राप्ति के बाद कुछ विशेष राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में जाते हैं कभी कभी इलेक्शन में, तो हम देखते हैं कि एक समूह तैयार हो जाता है और उसका हैंडल डीएम महोदय भी खुद करते हैं, और वहाँ के बीडीओ डीओ ये सब करते हैं। सारा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को हैंडल किए, प्रोजेक्टिंग ऑफिसर को किए, ग्रुप तैयार हुआ, सभी अपना अपना ग्रुप हो गया, काम जैसे ही खत्म हो गया तो ग्रुप भंग हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर वो लुप्त हो जाते हैं, है ना। छठा पॉइंट है घनिष्ठता एवं अहम आवेष्टन का अभाव। क्या है? घनिष्ठता एवं अहम आवेष्टन का अभाव। द्वितीय समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाता है। बहुत अधिक संख्या होने के कारण क्या होता है, सदस्यों की संख्या अधिक होने से आपसी संपर्क जो है या घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाता है ना। यही कारण है कि द्वितीय समूह अवैयक्तिक होता है। क्या होता है? पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। क्या होता है? इम्पर्सनल होता है। और लेकिन पारिवारिक समूह में क्या होता है, प्राथमिक समूह में पर्सनली संबंध होता है। तो व्यक्तिक वहां संबंध हुआ, यहां हुआ अवैयक्तिक। समझ में आ रहा है ना। घनिष्ठता के अभाव का एक कारण यह भी है कि एक ऐसा समूह बहुत बड़े क्षेत्र में फैले रहने से स्वभावतः इसके सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो द्वितीय समूह होता है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। अब क्षेत्रफल बड़ा है, मान के चलो पूरे बिहार में आपके इस ग्रुप का फैला हुआ आदमी है, तो आमने सामने हो पाइएगा? जब तक आमने सामने नहीं होगा तो घनिष्ठ संबंध कैसे बनेगा? पॉसिबल है? नहीं ना बनेगा। तो इसमें एकता और मनोबल भी कम होता है। क्या होता है? एकता और मनोबल भी कम होता है, और मात्र सतही कार्यक्रम संबंध पाए जाते हैं। सातवां पॉइंट है सीमित उत्तरदायित्व। क्या है? लास्ट पॉइंट है द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच का संबंध औपचारिक होता है। क्या होता है? और औपचारिक जो होता है तो उसमें इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सदस्य की भूमिका परिभाषित एवं पूर्व निश्चित होती है। परिभाषित एवं
पूर्व निश्चित होती है। फलस्वरूप किसी सदस्य का उत्तरदायित्व उस कार्य या भूमिका तक ही सीमित रहता है। उदाहरणार्थ किसी सरकारी दफ्तर में किरानी को जब कोई संचिका ऑफिसर के सामने पेश करनी होती है तो तब वह उसमें जरूरी कागजात लगाकर तथा अपना विचार लिखकर अपनी टेबल पर रख देता है। तब चपरासी का काम होता है कि वह उस संचिका को ऑफिसर के टेबल पर जाके रखे, है ना। और यदि संचिका के टेबल पर नहीं रखा जाता है तो दोषी चपरासी होगा, किरानी का नहीं, क्योंकि किरानी अपना दस्तावेज तैयार कर दिया, फाइल तैयार कर दिया और टेबल पे रख दिया, और टेबल से उठा करके चपरासी को क्या करना था, वहां जाकर के ऑफिसर के पास रखना था। अगर वो नहीं रखा तो दोषी कौन होगा, चपरासी होगा, क्योंकि वहां तो जो लिखने वाला तो लिख करके दे दिया, है ना। तो चपरासी का काम होता है वह संचिका को ऑफिसर के टेबल पे रखे, और संचिका अगर नहीं रखता है तो दोषी चपरासी होगा, किरानी का नहीं, क्योंकि किरानी अपना दायित्व निभा चुका है। द्वितीय समूह की विशेषता से यह स्पष्ट है कि यह प्राथमिक समूह जो है समूह से भिन्न है। यह टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं। इस तरह से हम लोग जाने कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय समूह। प्राथमिक समूह में क्या होता है, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। द्वितीय समूह में क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण आमने सामने संपर्क नहीं हो पाते, कभी कभी आमने सामने भी अगर हो जाते हैं तो वो क्षणिक होता है ना। इस तरह से इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। चलो, धन्यवाद।